Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is physical property of amine. Today we shall discuss about the physical property of amine. We have already discussed about the preparations of the amine. There are 7 type of method that we can obtain the amine from the different type of compounds here. फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमाइन में मोस्टली 3 चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है। पढ़ना क्या आपको? फर्स्ट कलर, फिजिकल स्टेट, कलर एंड ओडोर। सेकेंड पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड पॉइंट सॉल्युबिलिटी। मोस्टली 3 फैक्टर हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमाइन में इंक्लूड किए गए हैं। तो कलर एंड ओडोर में पहले देखते हैं। प्योर एमाइन ऑलमोस्ट कलरलेस। जो प्योर एमाइंस है वो क्या है? कलरलेस होता है, लेकिन इट डेवलप कलर कब? व्हेन इट कीपिंग इन एयर फॉर ए लॉन्गर टाइम। मतलब काफ़ी समय तक हवा में रख दिया जाए, काफ़ी समय तक अगर इसको हवा में रख दिया जाए तो इसमें क्या है कि कलर का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि एमाइन एयर से इजीली ऑक्सीडाइज होकर के एक कलर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, एक कलर्ड ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनाता है। और लोअर एलिफेटिक एमाइन जो होते हैं उनका फिजिकल स्टेट क्या है? तो लोअर एलिफेटिक एमाइन गैस के फॉर्म में होते हैं और उनकी स्मेल भी कैसे होती है? हाई स्मेल होता है। लेकिन जैसे जैसे एमाइन कंटेन मोर देन 3 कार्बन एटम, मतलब 3 कार्बन एटम से ज़्यादा अगर होना शुरू हो जाता है तो उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जानी शुरू हो जाती है और वह लिक्विड में आता है और जिसका स्मेल फीसी होता है। और उस कंडीशन में उसका स्मेल कैसा हो जाएगा? फीसी हो जाएगा। कब? कि जब कोई एमाइंस में कम से कम 3 कार्बन एटम हो तब, मतलब उसमें 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ जो एमाइन होगा या उससे ज़्यादा होगा तो लिक्विड में आ जाएगा। और भी ज़्यादा होगा, 15-16 के करीब आएंगे तो हो सकता है कि तुम्हारा सॉलिड वैक्स लाइक सॉलिड में मिल जाए हो। दूसरा बॉइलिंग पॉइंट, जनरली जो एमाइंस होते हैं उस एमाइन की बॉइलिंग पॉइंट कंपरेबल, उनके कंपरेबल मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ, उनके कंपरेबल मॉलिक्यूलर मासेस हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है। किसका बॉइलिंग पॉइंट? एमाइन का। ऐसा क्यों होता है? रीजन क्या है कि एमाइन की बॉइलिंग पॉइंट उसके कंपरेबल मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा है? तो हम कहेंगे कि एमाइन पोलर नेचर को रखता है। एमाइन में क्या है? पोलरिटी है। और यह पोलरिटी आई कहाँ से एमाइन में? तो एमाइन में पोलरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.0 होती है जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.1 होती है। दोनों के बिटवीन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का लार्जर डिफरेंस बनता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन क्या दिखाएगा? निगेटिव चार्ज दिखाएगा, हाइड्रोजन क्या दिखाएगा? पॉजिटिव चार्ज दिखाएगा। और इस पोलरिटी होने की वजह से एमाइंस की जो होती है बॉइलिंग पॉइंट कंपरेबल मॉलिक्यूलर मासेस से ज़्यादा होती है। ठीक है। अब हम ये बात करेंगे कि एक एमाइंस दूसरे एमाइंस से, एक एमाइंस पोलर नेचर होने का और भी फायदे क्या हैं एमाइंस के, जिसकी वजह से उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रही है। तो एक एमाइंस दूसरे एमाइंस से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, जैसे अल्कोहल में बनाता था, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में भी बना सकता है। वैसे एक एमाइंस दूसरे एमाइंस से क्या बनाता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब ये भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड करती है डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जिसे प्राइमरी एमाइन में 2 हाइड्रोजन एटम है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। सेकेंडरी एमाइन में 1 हाइड्रोजन एटम है तो 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। टर्सरी में तो कुछ भी नहीं है तो टर्सरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। और टर्सरी जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा तो प्राइमरी और सेकेंडरी के कंपेरिजन में जो टर्सरी एमाइंस की बॉइलिंग पॉइंट होगी वह कम होगी। लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी के कंपेयर करेंगे तो प्राइमरी एमाइन की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है और सेकेंडरी एमाइन की बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम होती है? क्यों होती है? क्योंकि प्राइमरी एमाइन में 2 हाइड्रोजन एटम है और सेकेंडरी एमाइन में हमारा सिर्फ 1 एमाइन होता है। दैट क्लियर? दिया है यहाँ पे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 डिग्री एमाइन है हायर देन दैट ऑफ द 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। हमने यहाँ कुछ एक स्ट्रक्चर बना रखा है जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ द एमाइन को बता रहा है। यहाँ पे जो है
इसको क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव कुछ कंपाउंड्स यहाँ नीचे लिखे गए हैं, जैसे C3H8 जिनका मॉलिक्यूलर मासेस 44 है, C2H5NH2 जिनका कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस 45 है, C2H5OH इनका कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस क्या 46 ग्राम, SCWH जिनका कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, मतलब सबका लगभग सेम ही है 44, 45, 46। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंसेस है। हाइड्रोकार्बन की बॉइलिंग पॉइंट 231 केल्विन है, एमाइन की C2H5NH2 की बॉइलिंग पॉइंट 231 केल्विन है, 292 केल्विन है, C2H5OH का 351 केल्विन है, जबकि फार्मिक एसिड का 374 केल्विन है। तो हम ये कह सकते हैं कि एमाइन पोलर नेचर है, एमाइन में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, ठीक है। और एमाइन में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा तो एमाइन की बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होगी। लेकिन जब इमाइंस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है और अल्कोहल में भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, तो कम से कम अल्कोहल और एमाइन की बॉइलिंग पॉइंट तो सेम हो जानी चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। एमाइन की जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का डिफरेंस है, मतलब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 3.0 है और हाइड्रोजन का 2.1 है, जबकि अल्कोहल में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 3.5 है, ठीक है। तो जो अल्कोहल के केस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा वह स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, जबकि एमाइंस में जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वह वीकर होगा। इसलिए एमाइन की बॉइलिंग पॉइंट कम होती है और अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। अगर तुमसे पूछा जाए कि एमाइन में भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और अल्कोहल में भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, तो हमारा आंसर क्या होगा? अल्कोहल की। लेकिन क्यों? क्योंकि अल्कोहल में क्या है? ऑक्सीजन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, जबकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 होती है, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगा अल्कोहल का स्ट्रॉन्गर मिलेगा और एमाइन की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी वह वीकर हो जाएगी। अगला पॉइंट है हमारा सॉल्युबिलिटी भी समझ लिया जाए। कौन सॉल्युबल है, कौन इनसॉल्युबल है? सॉल्युबिलिटी है तो क्यों है एमाइंस की? अगर एमाइंस इनसॉल्युबल है तो वो भी क्यों है? तो सॉल्युबिलिटी के केस में लोअर एलिफेटिक एमाइंस सच एज द मेथिल एमाइंस, एथिल एमाइंस, ठीक है, मेथिल एमाइन, एथिल एमाइन, सॉल्युबिलिटी पहले देख लिया जाए। थर्ड पॉइंट है लोअर एलिफेटिक एमीन, लोअर एलिफेटिक एमीन, लोअर एलिफेटिक एमीन में सच एज द CH3NH2, यहाँ लिख नहीं रहे हैं तुम लोग, इसका नोट्स बना लेना। यहाँ C2H5NH2 यह हाईली सॉल्युबल है किसमें? H2O में। यह हाईली सॉल्युबल है H2O में और H2O के साथ यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। H2O के साथ क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे CH3N, यहाँ हो जाएगा 1H 2H, या H2O है 1H 2H। इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं, एक लोन पेयर देकर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है और एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे है, ये हमारा है CH3, यहाँ भी हाइड्रोजन बन गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया, मतलब यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिला है और यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिला है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से या लोअर एलिफेटिक एमीन, लोअर एलिफेटिक एमीन मतलब अप टू कहाँ तक? लोअर एलिफेटिक एमीन अप टू 3 कार्बन एटम,
अप टू 3 कार्बन एटम आर हाईली सोल्यूबल इनटू द वाटर। लेकिन जैसे जैसे एमाइंस की हाइड्रोकार्बन की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, जैसे मान लीजिए C4H9NH2 कर दें, C5H11NH2 कर दें, C6H13NH2 कर दें, तो इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ेगा, तो हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ेगा तो उसकी हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ेगी, और हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ेगी तो उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसी कारण है कि एरिल एमीन मतलब C6H5NH2 इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम होती है। समझ में आ रही बात ना? कि लोअर एलिफेटिक एमीन आर हाईली सोल्यूबल इनटू द वाटर सच एज द एथिलेमीन, मेथिलेमीन, ठीक है। लेकिन जब हम प्रोपाइल एमीन से चलते हैं तो सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ता जाएगा तो हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ता जाएगा और वह वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। यही रीज़न है कि एरिल एमीन वाटर में बहुत ही कम सोल्यूबल होता है। दैट क्लियर? ये हो गया हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमाइंस। अब जो है कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन ये दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं एनसीईआरटी में। आप लोग देखिए, एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 13.1, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है 13.1। एनसीईआरटी में मतलब इंटेस्ट क्वेश्चन, सब नहीं, इंटेस्ट क्वेश्चन 13.1। हम यहाँ पे क्वेश्चन का उसका सलूशन बता रहे हैं, क्योंकि सलूशन भी होता रहे तो अच्छा है धीरे धीरे। ये रखा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एमाइन एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। कौन कौन सा दिया है कि जो इसमें सॉर्ट आउट करना है, कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है और कौन टर्शियरी है। ठीक है, एक एमाइन हमारा यह है, यहाँ दिया है NH2 पहला कंपाउंड। दूसरा लिखा है AB, दूसरे भी कुछ ऐसे ही दे रखा है। यहाँ N दे रखा है, CH3 का 2 टाइम्स मतलब ट्वाइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि C2H5 का ट्वाइस CHNH2। अगला दे रखा है C2H5D, C2H5 का 2 टाइम्स NH। इसमें बताना है कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्शियरी एमाइंस है। तो पहला जो है 1 डिग्री एमाइन है, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन कोई हटा नहीं है, NH2 खुद लिखा है। दूसरा, सारे हाइड्रोजन हट गए हैं, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, 3 डिग्री है। इसमें 1 डिग्री है, क्योंकि NH2 से कोई हाइड्रोजन हटा नहीं है, तो 1 डिग्री हो जाएगा। और इसमें कितना हो जाएगा? 2 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि NH है। C2H5 के 2 टाइम्स NH है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहला 1 डिग्री, B वाला 3 डिग्री, C वाला 1 डिग्री, D वाला 2 डिग्री। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्या है? इंटेस्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी के इंटेस्ट क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन इसी का 13 पॉइंट कौन सा हो जाएगा? 13.2। 13.2 क्या है कि एक कंपाउंड है C4H11N, C4H11N, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका है।
क्वेश्चन पहला पूछा जा रहा है कि राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक एमाइन करस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H11। पहला क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चर डिफरेंट आइसोमेरिक, इसका आइसोमेरिक फॉर्म बनाना है। आइसोमेरिक फॉर्म बनाना है C4H11 का। क्या आंसर कौन सा बनेगा? मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में इसका आइसोमेरिक फॉर्म बनाना है, फिर उसका IUPAC नेम लिखना है और आइसोमर्स बताना है। तो बनाया जाए पहले 1 डिग्री बनाया जाए। प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमाइंस में पहला देखिए, इसमें CH3 CH2 CH2 4 कार्बन है तो CH2 NH2 या A है पहला। इसका दूसरा फॉर्म आइसोमर्स क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ से H2 हटा करके कर दिए, यहाँ पे NH2 हो गया। 2 डिग्री हो जाएगा। 1 डिग्री ये भी है, 1 डिग्री ये भी है। आइसोमर्स हो गया इसका। CH3 CH CH3 CH2 NH2। एक स्ट्रक्चर ऐसे ही बन सकता है। बी वाला स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? CH3 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 एंड NH2। एक हो गया। ये सब प्राइमरी एमाइन हो गए। सेकेंडरी एमाइन में कौन कौन हो सकता है इसी का? तो CH3 CH2 4 टाइम है, NH CH2 CH3। स्ट्रक्चर हो गया ये, ठीक है। CH3 NH CH2 CH2 CH3, 2 स्ट्रक्चर हो गया। E और F हो गया। ये एक और स्ट्रक्चर बन सकता है CH3 NH, ठीक है। इसको ब्रांच चेन बना दो तो हो जाएगा CH CH2 CH3 CH3। E यह हो जाएगा F, यह हो जाएगा G स्ट्रक्चर। यह 2 डिग्री एमाइन हो जाएगा, सेकेंडरी एमाइन। टर्शियरी एमाइन क्या होगा? टर्शियरी एमाइन में CH3 NH कर दीजिए यहाँ पे, NH से CH3 CH2 CH3। बस एक ही स्ट्रक्चर तो बनेगा जी, एक ही बनेगा ये। H एक स्ट्रक्चर ये हो गया, ठीक है। C4H11 का आइसोमेरिक फॉर्म इतना हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बने। अब IUPAC नेम भी लिखना है। क्या बोलेंगे इसके? मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटेन एमाइन, ब्यूटेन का N इज रिप्लेस्ड बाई इमन ब्यूटेन माइन। इसको क्या पढ़ेंगे IUPAC ने? मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटेन 2 एमाइन या ब्यूटेन एमाइन, ब्यूटेन 1 एमाइन कर सकते हैं। इसको ब्यूटेन 2 एमाइन हो जाएगा, ब्यूटेन 2 एमाइन। इसको क्या पढ़ेंगे? 1 2 3 1 2 3 2 मेथिल मेथ एथ प्रोप, प्रोपेन 2 एमाइन, प्रोपेन
2 एमाइन, इसको 1 2 3 1 2 3 2 मेथिल प्रोपेन 2 एमाइन, प्रोपेन 2 एमाइन, ये सेकेंडरी एमाइन है। इसको क्या पढ़ेंगे हम? यन एथिल एथेन एमाइन, यन एथिल एथेन एमाइन, इसको क्या पढ़ेंगे हम? या पॉली स्ट्रक्चर को यन मेथिल प्रोपेन एमाइन, प्रोपेन एमाइन, इसको क्या पढ़ेंगे हम? यन मेथिल मेथ एथ प्रो ब्यूटेन 2 एमाइन, ब्यूटेन 2 एमाइन। टर्शीरी में देखिए यन का यन डाइमेथिल एथेन एमाइन, यन का यन डाइमेथिल एथेन एमाइन। तो ये आइसोमेरिक फॉर्म हो गया, आईपीसी नेम हो गया। अगर इसका पूछा जाए कि कितने टाइप के आइसोमर्स इसमें बनेंगे, स्ट्रक्चर डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गया, प्राइमरी का, सेकेंडरी का, टर्सरी का, आईपीसी नेम हो गया। और आइसोमर्स कौन कौन से हैं? तो पहला आइसोमर चैन आइसोमर्स है, ए बी सी, ये सब क्या है? चैन है। तो पहला आइसोमर्स इसमें जो आइसोमर्स पूछ रहा है वह पहला आइसोमर्स क्या हमारा? चैन आइसोमर्स, क्योंकि कार्बन का एक चैन मिल रहा है, कार्बन के क्या मिल रहा है? चैन मिल रहा है। दूसरी बात क्या मिली? पोजीशन आइसोमर्स। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहले पे NH2 जुड़ा है, यहाँ पे दूसरे पे NH2 जुड़ा है, यहाँ पे जो है इस टाइप से पहले पे NH2 है, यहाँ पे दूसरे पे NH2 है, यहाँ पे भी पहले पे NH2 है, यहाँ पे दूसरे पे NH2 है। तो दूसरा आइसोमर जो मिल रहा है वो पोजीशन है, पोजीशंस आइसोमर्स मिल रहा है। और कौन सा आइसोमर्स मिल सकता है? चैन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, मेटामर्स मिल सकता है, मेटामर्स आइसोमर्स। जैसे यहाँ पे देखिए ई और ऑफ स्ट्रक्चर में इस NH के इधर 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, लेकिन इसी NH के 2 डिग्री में एक कार्बन है, इधर CH3 या इधर कितने? 3 कार्बन है। तो ई और एफ मतलब स्ट्रक्चर ई एंड एफ मेनली 2 चीज़ों की बात कर रहे हैं। यह क्या बता रहे हैं? मेटामर्स वही होता है कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में कार्बन का एटम अगर अलग अलग मिलता है तो उस टाइप के आइसोमर्स को बोलते हैं मेटामर्स बोलते हैं। तो ये और ये क्या बनाते हैं? मेटामर्स। और भी आइसोमर्स मिलता है, इसमें फंक्शनल आइसोमर्स भी मिलेगा, लेकिन मोस्टली हम 3 चीज़ों पर कंक्लूजन करते हैं, चैन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स एंड मेटामर्स के बारे में। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ बनाने के लिए दिया गया है, कन्वर्जन है। कन्वर्जन ये है कि बेंजीन को हम एनिलीन में कैसे चेंज करेंगे। हाउ वी विल कन्वर्ट बेंजीन इनटू द एनिलीन। बेंजीन चेंज इनटू द एनिलीन। तो बेंजीन का फार्मूला क्या? बेंजीन हमारा यह है। चेंज किस में करना है? एनिलीन में यानी H2 में। तो बेंजीन कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और कॉन्सनट्रेट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेगा। कॉन्सनट्रेट H2SO4 या कॉन्सनट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट बनाएगा नाइट्रोबेंजीन। प्रोडक्ट क्या बनाएगा? ये नाइट्रोबेंजीन प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा नाइट्रोबेंजीन। रुकिए थोड़ा सा इंक जो है हम रिफिल कर लें या दूसरा मार्कर चेंज कर दें।
नाइट्रोबेंजीन। अब यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन के साथ कैटालाइटिक रिडक्शन दिखाइए हाइड्रोजन का 3H2 in the presence of प्लेटिनम और पैलेडियम। तो श्योर है कि यह किस में चेंज हो जाएगा, एनिलीन में, NH2 एंड प्लस 2H2 निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि बेंजीन को NN डाई मेथिल एनिलीन में कैसे चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, बेंजीन को चेंज करना है N, डाई मेथिल एनिलीन, डाई मेथिल एनिलीन में कैसे चेंज करेंगे। तो ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, बेंजीन को चेंज करिए नाइट्रोबेंजीन में, कॉन्सनट्रेट HNO3, कॉन्सनट्रेट H2SO4, किसमें चेंज हो जाएगा ये, नाइट्रोबेंजीन में। और नाइट्रोबेंजीन को पुनः हाइड्रोजन के द्वारा रिडक्शन दिखा दीजिए, H2 PD, तो यह चेंज हो जाएगा एनिलीन में। किस में चेंज हो जाएगा, तो हम कहेंगे एनिलीन में। अब एनिलीन को 2 मोल मेथिल आयोडाइड से रिएक्शन करा दीजिए, तो 2HI यहाँ पे साइड प्रोडक्ट में निकलेगा, और बाकी जो है इसके साथ NCH3 एंड CH3, N डाई मेथिल एनिलीन मिल गया हमको यहाँ पे। ठीक है, कंपाउंड है Cl। अगला Cl दे रखा है यहाँ पे, CH2 का 4 टाइम्स Cl है, इसको चेंज करना है हेक्सेन 1,6 डाइएमाइन। हेक्सेन 1,6 डाइएमाइन में कैसे चेंज करेंगे। तो इस कंपाउंड पे क्वेश्चन का रिएक्शन दिखा दीजिए। Cl CH2 का 4 टाइम्स Cl, 2 मोल पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन कराएंगे, तो CN CH2 का 4 टाइम्स, यहाँ भी हो जाएगा CN। ठीक है, अब इसको LiAlH4 से रिएक्शन जब करा देंगे तो हो जाएगा CN चेंज हो जाएगा किसमें, CH2 NH2, CH2 का 4 टाइम्स पुनः CH2 एंड NH2, हेक्सेन 1,6 डाइएमाइन हो गया। ओके, इस टाइप से टोटल जो भी NCERT क्वेश्चन अभी तक आए थे उनको भी हमने सॉल्व कर दिया, और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमाइन हमने फिनिश कर दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमाइन। ओके, दैट्स ऑल।